हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आई होप आप लोग की होली बहुत अच्छी बीती होगी। आप लोग को होली कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम लोग अपना बैक्टीरिया का जो टॉपिक है उसको ख़त्म करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैक्टीरिया टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB या फिर जीआईसी एग्ज़ाम हो, और जहाँ से बैक्टीरिया के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कायांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। कौन सा लक्षण है? पहला ऑप्शन दिया है, अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी कि जितने भी मेजॉरिटी जीन होते हैं, डोनर जीन होते हैं, वो ट्रांसफर्ड होते हैं। दूसरा दिया है, इट इन्वॉल्व आ प्लाज्मिड, उसमें प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जीवाणु जो होते हैं, जीन हस्तांतरण का जो लक्षण होता है यही होता है कि उनमें क्या होता है, प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है? प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया में जीन हस्तांतरण के लिए प्लाज्मिड वाहक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जो कि किसी जीन या द्विगुणन करने में प्रयोग होते हैं। जीवाणु संयुग्मन की प्रक्रिया के दौरान आनुवांशिक सामग्री का हस्तांतरण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए प्लाज्मिड को एक मेटिंग जोड़ी यानी मेटिंग पेयर के द्वारा के एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में पाइलस के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका झारखंड डाइट बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क पेच के आकार के जीवाणु होते हैं। कॉर्क स्क्रू सेप्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया आर। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कॉर्क पेच यानी कॉर्क स्क्रू के शेप के होते हैं? पहला है बेसिलाई, दूसरा है स्टार्क बैक्टीरिया, तीसरा है स्पायरोकिट्स, और चौथा आपका दिया है एक्टिनोमाइसिटीज। ये जो क्वेश्चन है आपका झारखंड डाइट में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पायरोकिट्स। सर्पिल या कुंडली आकार का जो जीवाणु होता है वो कौन सा है? स्पायरोकिट्स होता है। ये घुमाव वाले कार्प पेच के समान होते हैं। जैसे इसमें कई सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे एक यहाँ पे स्पायरोकिट्स दिया हुआ है, इसके अलावा स्पाइरिलम, इसके अलावा कैंपिलोबैक्टर, ये सभी ही सर्पिल आकार के बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शेप के आधार पे बैक्टीरिया को कई सारे भागों में बांटा गया। यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने शेप ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है। पहला ही सबसे पहले दिया है कोकाई बैक्टीरिया। इसमें जो होता है बैक्टीरिया जो होता है वो कॉमा के आकार का होता है, कुछ इस शेप का, इसे कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है बैसिलस बैक्टीरिया, ये रॉड शेप का होता है। तीसरा दिया है आपका सर्पिल बैक्टीरिया, ये कुछ सर्पिल आकार का होता है। चौथा आपका विब्रियो बैक्टीरिया। पांचवा आपका स्पायरोकिट्स, ये देखिए आपका सर्पिल आकार का स्पायरोकिट्स, ये स्पाइरिला है, ठीक है। ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, स्पायरोकिट्स, एक्टिनोमाइसिटीज या फिर विब्रियो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज को फिलामेंटस बैक्टीरिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जीवाणु आकारिकी रूप से कॉकों के अनुरूप व माप में जीवाणु कोशिकाओं के समरूप होते हैं। इन्हें जीवाणु और कॉकों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बैक्टीरिया और फंगी के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? एक्टिनोमाइसिटीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कुछ लक्षण जीवाणु के और कुछ लक्षण कवक के यानी फंजाई के सो होते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणु और कवक के बीच की कड़ी कहा जाता है। आपसे मेरा क्वेश्चन आज के लिए कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? अगर आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कारक हैं? स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। पहला है कोलोकोकस लिंगियोला, ट्राइकोडेस्मियम, इरिथ्रियम या फिर नॉस्टॉक। लाल समुद्र के लाल कलर के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है उसे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। DSSB पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है
ट्राइकोडेस्मिया मेरिथ्रियम क्या है? तो ये एक साइनोबैक्टीरिया है। यह प्रायः सामान्य जल, समुद्री जल, नम चट्टान, मिट्टी आदि स्थानों पर पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल भरा होता है और यही जो होता है लाल सागर के लाल होने का कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी है यानी कि पैरासाइट है? पहला है बेडेल्वो विब्रियो, थियोथ्रिक्स, एसेरिसिया या फिर बैगियाटोवा। ये क्वेश्चन भी D SSB में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेडेलो बिब्रियो जो है ये पैरासाइट बैक्टीरिया होता है और ये किसी और पे ना पैरासाइट होके दूसरे ही बैक्टीरिया पर पैरासाइट होता है। बेलेडो बिब्रियो बैक्टीरियो वायरस एक शिकारी जीवाणु प्रजाति है जो पर्यावरण और मानव आंत के भीतर पाई जाती है, जो हमला करने में सक्षम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। आर्कियोबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? पॉलीसेक्राइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड या प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी आपका D SSB में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका जो ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन या फिर इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ये अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। जितने भी जीवाणु हैं उनमें श्वसन एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं? प्लाज्मिड में, एपिसोम में, मेसोसोम में या न्यूक्लियाइड में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोसोम में। जीवाणु में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो मेसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के आकार की संरचना होती है। मेसोसोम की खोज सबसे पहले किसने की थी? मेसोसोम की खोज 1960 ईस्वी में आपके सामने दिया है, फिट्ज जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। मेसोसोम में श्वसन क्रिया होती है, परंतु ऑक्सी श्वसन जीवाणुओं के जीवद्रव्य कला में होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म में होता है ऑक्सी श्वसन, और अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? मेसोसोम में होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन जो आपका राजस्थान PCS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं? यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंगी, वायरस एंड ब्राउन एल्गी। किसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। दोनों में प्रिमिटिव टाइप के सेल पाए जाते हैं जिन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल पाई जाती है जिससे जो साइटोप्लाज्म सेल पाई जाती है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीसोसोम संबंधित है। मीसोसोम किससे संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था मीसोसोम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन ये जो संबंधित होता है ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। मीसोसोम ये बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मूली हुई अंगुली के आकार के यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है, और इसमें जो है कोशिकीय श्वसन, DNA का रिप्लिकेशन, कोशिका भित्ति का निर्माण, एंजाइम का स्रवण आदि भाग लेते हैं। अच्छा, यहाँ पूछा है कि किससे संबंधित नहीं है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है आपका राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेगा। इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रिप्लिकेशन और रिस्पायरेशन तीनों ही कार्य को करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित है? जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? अडिफाइंड सेल वॉल, RNA, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। जीवाणु कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, RNA पाया जाता है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। राइबोसोम भी पाया जाता है 70 प्रकार का, लेकिन इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका भित्ति सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित है, यानी कि वो कौन सा सेल वॉल मटेरियल है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, काइटिन, म्यूरेमिक एसिड या फिर पैक्टिक अम्ल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड जो है ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में प्रेजेंट होता है।
अगला क्वेश्चन, कॉमा के आकार वाले जीवाणुओं को किस में वर्गीकृत किया गया? यानी कि जो कॉमा शेप के जीवाणु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? कोकस, बैसिलस, विब्रियो या फिर स्पाइरलम। कोकस जो होता है ये राउंड शेप होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है, स्पाइरलम ये सर्पिल आकार का होता है, और जो विब्रियो होता है वो कॉमा शेप का होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है जहाँ से बॉटनी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैग ओपेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ई कोलाई में लैग ओपेरॉन की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्टसन, वाटसन और क्रिक, जैकब और मोनार्ड, क्रेन और टेलर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैकब और मोडान। जैकब और मोनोड ने लैग ओपेरॉन की धारणा जो है वो दिया था, किस में दिया था? ई कोलाई में दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रकृति को बाधित किए बिना वहन किए जाने वाले प्रोफेज क्या कहलाते हैं? लाइसोजेनिक, लाइटिक, मार्जिनल या फिर फेज। पीजीटी बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोजेनिक। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रकृति को बाधित किए बिना वहन किए जाने वाले जो प्रोफेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइसोजेनिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में पीली सहायता करती है, यानी पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। पीली किसके लिए सहायता करती है? तो हम लोगों ने देखा था अगर दो जीवाणु एक दूसरे से कॉन्जुगेशन करते हैं तो वो एक पीली के माध्यम से अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो किस में करेगी? कॉन्जुगनल कनेक्ट में करेगी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीसीएस और पीजीटी दोनों में आया हुआ है। अगला, डिप्लोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों ने दर्शाया। डिप्लोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षण ने क्या दर्शाया? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लिकेशन या फिर कॉन्जुगेशन। ग्रिफिथ का जो परीक्षण था उसमें डिप्लोकोकस निमोनिया पर क्या दर्शाया? तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण दर्शाया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी दोनों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रिफिथ का परीक्षण था जो उन्होंने किया हुआ था, और इसमें क्या दर्शाया था? माउस पर इन्होंने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्हें किस पे परीक्षण किया था, तो माउस पर किया था। और क्या दर्शाया था? रिप्लिकेशन दर्शाया था। अगला क्वेश्चन, नोड जीन इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। सहजीवी नाइट्रोजन स्थितिकरण के संबंध नोड जीन पाए जाते हैं राइजोबियम में, दलहनी पौधों में, एडेम्सिया में या ए और बी दोनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट बोथ, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु तथा लेगुमिनस प्लांट दोनों में ही पाए जाते हैं नोड जीन। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है ट्यूबरकुलोसिस टीबी होती है, ये ह्यूमन में देखने को मिलती है। इसके अलावा जॉन्डिस जिसे पीलिया कहा जाता है ये भी ह्यूमन में मिलता है, निमोनिया भी ह्यूमन में देखने को मिलता है। तो ये घरेलू पेट में कोई भी इनमें से नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। घरेलू पेट में रेबीज वगैरह देखने को मिलता है जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है? बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोवल सेल, स्पॉन्ज सेल या फिर स्पर्म सेल। वह सेल जिसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, वो कौन सी सेल है? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ना हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, वो है बैक्टीरियल सेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर झिल्ली दोनों ही नहीं पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या क्लास्ट्रीडियम। सही जवाब ऑप्शन सी, राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है। यह लेगुमिनस पौधों की जड़ें यानी जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये करता क्या है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है। अगला, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थितिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था जितने भी राइजोबियम हैं इनके जड़ों में नाइट्रोजन स्थितिकरण जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यही तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। जितने भी लेगुमिनेसी फैमिली के पौधे होते हैं, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो इनके जड़ों के नोड्स में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। अगला, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से उत्पन्न होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजुएला से, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलोशिया या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन फेड्रिया से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002 और टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजुएला से क्लोरोमाइसिटीन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस फ्रेडिया से नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से टेरामाइसिन उत्पन्न होता है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन। पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पाया जाता है? तो हम सभी को पता है जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी बैक्टीरियल सेल होते हैं, उनके कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कवक का जो सेल वाल है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, और प्लांट का जो सेल वाल है ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि बैक्टीरिया जनित नहीं है, यहाँ पे पूछा है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया से होता है, लेप्रोसी ये भी बैक्टीरिया से होता है, पोलियो ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है और यही आपका बैक्टीरिया जनित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन ए, नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोकोकस जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं करता है। प्रोटीलेजेस, आरएनएजेस, डीआरएनेजेस या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रोटीएसेस और आरएनएसेस जो है ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित करता कौन है? तो डीएनएजेस जो है ये प्रभावित करता है। अगर एक बार पूछा नहीं करता तो हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछ ले कौन सा प्रभावित करता है, तो डीएनएजेस जो है ये प्रभावित करता है। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया कब था? 1928 में किया था। इन्होंने बताया क्या था इनके एक्सपेरिमेंट में? तो इन्होंने रूपांतरण के बारे में बताया था। इसके बाद एवरी और मैकलियोड नामक वैज्ञानिक आते हैं, मैकलियोड और मैकार्टी। इन्होंने 1944 में इस सभी प्रक्रिया का प्रयोगशाला में अध्ययन किया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉड शेप बैक्टीरिया और कॉल्ड। रॉड शेप बैक्टीरिया किस नाम से जानी जाती है? कोकाई ये सर्कल होता है, स्पाइरल ये स्पाइरल होता है, बैसिलस ये रॉड शेप होता है और बेब्रियो ये कॉमा शेप होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉड शेप बैक्टीरिया कौन सी है? बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया होती है। अगला, प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं? एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटीनियसियस पार्ट ऑफ वायरस या फिर न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। सही जवाब ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ ही प्लाज्मिड कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार वैक्समैन ने किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, बैंकोमाइसिन या फिर पेंसिलिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार वैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1952 में किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ लेकर आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइन के वृक्षों से संबंधित होता है? ऑप्शन है राइजोबियम, नॉस्टॉक, फ्रैंकिया या फिर एनाबीना। सही जवाब ऑप्शन सी, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया का एक जीनस है जो राइजोबियम बैक्टीरिया के समान एक्टिनोराइजल पौधे के साथ सहजीवन के में रहता है। वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण रूट नोडुल सहजीवी है जो कैजुराइना के पेड़ से संबंधित है।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है? स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, डायटम्स, बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। सही जवाब ऑप्शन सी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इसका सही जवाब हो, अगर आपको लग रहा है कि पीपी येलो है तो पीपी येलो सबसे छोटा जीवाणु होता है माइकोप्लाज्मा, लेकिन ये परजीवी होता है और यहाँ पे फ्री लिविंग पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया सेप्रोफाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका डिजीज से पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि डिजीज से एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और एलटी ग्रेड दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है वायरस द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, कवक द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा? सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया के द्वारा। सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? जो जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसमें होता क्या है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं यानी जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां, टहनियां और फलें जो हैं वो सभी प्रभावित होती हैं और पत्तियां जो है पीली पड़ के गिरने लगती हैं, जो पौधे के खत्म होने का, डेड होने का एक लक्षण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके कारण होता है? जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन, जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े चयन कीजिए, यानी जीवाणु और वो जो रोग फैला रहे हैं उनको आपको सही मिलान करना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही है, आपको बताना है। तो इसमें जो सही है, पहला दिया है माइक्रोबैक्टीरियम के कारण डिप्थीरिया होता है, गलत। विब्रियो कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिम्मेदार, बिल्कुल नहीं, कोलेरा के लिए जिम्मेदार है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री काली खांसी के लिए, बिल्कुल नहीं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी के लिए जिम्मेदार है। ट्रोपी ट्रैपोनीमा पैलिडम, ये इससे सिफिलिस नामक बीमारी होती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगर पूछा जाए ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है और कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण डिप्थीरिया होता है। ट्रोपिनीमा पैलिडम के कारण सिफिलिस होता है, जो सही है। और काली खांसी या हुपिंग कफ जो है वो बार्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। ठीक है, सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइटोप्लाज्मा निकटतम संबंधित है एल्गी के, फंगी के, बैक्टीरिया के या वायरस के? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया के। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के निकटतम संबंधित है। ये पादप, फ्लोएम, ऊतक और कीटवाहक के मध्यकारी जीवाणु परजीवी है जो जीवाणुओं में पादप संचरण में शामिल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जीवाणु वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि 5 जगत मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जीवाणुओं को किसके अंतर्गत रखा गया है? एनिमेलिया, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को रखा गया है। फंगी, इसमें सारे कवक को रखा गया है। मोनेरा या प्रोटिस्टा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जितने भी जीवाणु हैं वो फाइलम मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये पूछा जा रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? अगर आप में से किसी को भी उनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जब पादप जगत और एनिमल जगत को बांटा गया था, दो नाम पद्धत आया था। दो नाम पद्धत किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उनका नाम। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, उससे आपको भी चीज़ें रिवाइज होंगी और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हमें भी लगता है जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया एल्नस की जड़ों में पाया जाता है? फ्रैंकिया, ग्लियोट्राइकिया, ओलोसिरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका एलटी ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है ये साइनोबैक्टीरिया एल्नस की जड़ों में पाया जाता है और किस लिए जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला, माइकोप्लाज्मा कारक जीव है। माइकोप्लाज्मा इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस कैंकर,
वाइल्ट ऑफ कॉटन या फिर विल्ट ऑफ अरहर, किसके लिए जिम्मेदार है? ये भी आपका एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये बैगन की छोटी पत्तियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? एल्गी, फंगी, जीवाणु या फिर लाइकेन? सही जवाब ऑप्शन सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में केंद्रक अनुपस्थित होता है, एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज किसने की? जीवाणु जो एक पिली के माध्यम से कॉन्जुगेट करते हैं और अपना प्लाज्मिड एक जगह से दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर करते हैं, पूछा जा रहा है इसकी खोज किसने की थी? आपके सामने नाम दिया है 4 साइंटिस्ट का, लेडरबर्ग और टैटम, जिंडर एंड लेडरबर्ग, वाटसन और क्रिक, हर्से और चेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेडरबर्ग और टैटम के द्वारा जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने हम सभी जानते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसके अलावा लेडरबर्ग और टैटम ने कब खोजा? तो 1946 में खोजा। कब खोजा? 1946 में खोजा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जीवाणु जो है ये कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया के माध्यम से अपना जो है जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बारे में किसने बताया था? लेडरबर्ग और टैटम ने बताया था। अगला क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका हर मिनट विभाजित होती है और हर घंटे में एक कप को भर देती है, तो चौथाई कप भरने में उसे लगने वाला समय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जीवाणु कोशिका है और हर मिनट विभाजित हो रही है, एक घंटे में एक कप को भर दे रही है, तो चौथाई कप भरने में उससे लगने वाला समय कितना होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 58 मिनट। कैसे आएगा यहाँ पे आप देख लीजिए, यदि एक जीवाणु कोशिका हर मिनट विभाजित होती है तो एक घंटे में एक कप को भर देगी, उस जीवाणु कोशिका का एक चौथाई कप भरने में 58 मिनट तथा आधा भरने में 59 मिनट लगेगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के अगला जो हमारा टॉपिक होगा, आज हमने बैक्टीरिया ख़त्म किया, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, शायद अगला टॉपिक हमारा फंगी है। उसके लिए आप प्रिपेयर होके आइएगा। आप लोगों में से ही किसी ने मुझे कमेंट करा था कि मैम नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो फंगी है, यानी कवक। कवक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप फंगी के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर के अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखकर जरूर आइएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये आपका अपना परिवार है और उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी करा था, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आपको बायोलॉजी की रिटर्न थ्योरी भी प्रोवाइड करवाऊंगी, बिल्कुल पेड बैच की तरह, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।